हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़े थे राजस्थान का इतिहास और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जितने भी रहे हैं राजस्थान में, अलग अलग एरिया वाइज यानी क्षेत्र वाइज जितने भी किसान आंदोलन रहे हैं उन सबको आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपका बिजोलिया किसान आंदोलन आएगा, बिगू का आएगा, बरड़ का किसान आंदोलन आएगा, भरतपुर का, अलवर का, शेखावाटी किसान आंदोलन, मारवाड़ का किसान आंदोलन, इस तरीके से बीकानेर का किसान आंदोलन। सारे आप लोग इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली सब कुछ पढ़ लेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी नॉलेज थोड़ा रिवाइज हो जाए या फिर अपडेट हो जाए। ये जो मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी जगह से कंपाइल करके डेटा फिर ये मैटर तैयार किया गया है। इसको आप अच्छे से देखिए। चलिए, राजस्थान में किसान आंदोलन जो है वो राजा की तरफ से भूमि थी, उसको हम लोग खालसा भूमि कहते थे, और दूसरी जो भूमि थी जिसके अंदर जागीरदार हुआ करते थे, और जागीरदार जो थे वो दोहरी मार के रेस्पेक्ट में कर लिया करते थे। इस वजह से जागीरदारों की जो भूमि थी, जागीरी भूमि, उसमें जागीरदार काम करते थे और वो टैक्स के ऊपर फिर वो टैक्स लगाते थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। दो तरह की भूमि हुआ करती थी, खालसा भूमि और जागीरी भूमि। खालसा भूमि पर डायरेक्ट राजा का अधिकार होता था, जबकि जागीरी भूमि पर जागीरदार का अधिकार था, और जागीरदार फिर जनता से टैक्स लिया करता था या फिर किसान से टैक्स या कर वसूल करता था। राणा सांगा, जब आपको याद होगा कि कानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, तो अशोक परमार ने महाराणा सांगा का खानवा का युद्ध में सहयोग दिया था। ये जगनेर के भरतपुर के निवासी थे अशोक परमार, और इस खानवा के युद्ध में इन्होंने महाराणा सांगा की सहायता करी। इस वजह से महाराणा सांगा ने ये अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दे दी थी। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से। ऊपर माल कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन वहीं से रिलेटेड है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले मेवाड़ के अंदर भी पढ़ेंगे और मारवाड़ के अंदर भी पढ़ेंगे, ये आपको बता देता हूँ मैं। दूसरा, मेवाड़ में किसान आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। इतिहास के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि किसान आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से रही, तो आपको याद रखना है मेवाड़ से। समय भी आपको याद रखना है, जून 1880 में इसकी शुरुआत हुई थी। मातृकुंडिया, जो रासमी चित्तौड़ के अंदर है, मातृकुंडिया जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, यहाँ पे अपने जो भी पूर्वज होते हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन करके जो हरिद्वार के अंदर का कार्यक्रम किया जाता है, कर्मकांड किए जाते हैं, वो सब मातृकुंडिया के अंदर भी किया जाता है। तो मातृकुंडिया जो स्थान है रासमी के अंदर, वहाँ से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जुलाई 1880 के अंदर समाप्त हो गया था। अब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे अलग अलग किसान आंदोलन, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन। उस बिजोलिया किसान आंदोलन का समय भी पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 1897 से लगाकर 1941, यानी कि लगभग ये 44 सालों तक अहिंसात्मक ये आंदोलन रहा, एकदम व्यवस्थित भी रहा। आपको ये भी याद रखना है, अहिंसात्मक आंदोलन अगर सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये बिजोलिया आपके भीलवाड़ा में पड़ता है, और मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का जो ठिकाना था बिजोलिया, उससे रिलेटेड ये है। प्रथम श्रेणी या फिर ए ग्रेड श्रेणी इसको हम कह सकते हैं। इस बिजोलिया के जो संस्थापक रहे हैं उसको अशोक परमार, मैंने आपको बताया था, ये जगनेर के भरतपुर निवासी थे, और राणा सांगा ने ये इनको उपहार के रेस्पेक्ट में दिया था। उपहार या ऐसा आपको समझ में आना चाहिए कि जब कोई सहायता करता है एक दूसरे की, तो उसके रेस्पेक्ट में उसको कुछ दिया जाता है। वो दिया जाने में इनको अशोक परमार को राणा सांगा ने इनको ये जागीर दे दी थी।
तो आपको याद रखना है खानवा युद्ध 1527 में हुआ था और उसमें सहयोग किया था अशोक परमार ने, तब ये इनको ऊपर माल की जागीर दे दी थी अशोक परमार को। अब आगे हम देखते हैं, इस क्षेत्र का प्राचीन नाम जो है विजयवल्ली था और पठारी भाग होने की वजह से इसको ऊपर माल भी कहा गया, क्योंकि पठार है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, तो इस वजह से उसको ऊपर माल नाम दिया गया। यहाँ के जागीरदार जो है वो राव जी या उमराव जी के नाम से जाने जाते थे। इस क्षेत्र के अंदर ये जो जागीर थी ऊपर माल की, यहाँ पे 84 प्रकार के कर लिए जाते थे यहाँ की जनता से। तो आपको याद रखना है कितने प्रकार के कर लिए जाते थे, टैक्स लिया जाता था, 84 प्रकार के, 84। यहाँ के जो किसान थे वो धाकड़ जाति से संबंधित थे। आपको याद रखना है, कभी पूछा जाए कि बिजोलिया में किस समुदाय के किसान थे, तो आपको याद रखना है धाकड़ जाति। इस किसान आंदोलन, जो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता अगर आपसे पूछा जाए तो वो है साधु सीताराम दास, और नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछा जाएगा तो आपको हमेशा विजय सिंह पथिक के बारे में ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और वही आपके रहेगा विजय सिंह पथिक, जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। घटना कब की है ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। कौन से गांव की है, कब है, किसके गांव घर के ऊपर मृत्यु भोज चल रहा था, किन किन को आपके महाराणा के पास भेजा गया था, वो दो आपके दो बंदे कौन थे जिनको शिकायत के पत्र देकर उनके महाराणा के पास भेजा था। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको घटना से संबंधित पता होना चाहिए। देखिए 1897 ईस्वी के अंदर गिरधरपुरा गांव है, वहाँ पर गंगाराम नामक एक आदमी, गंगाराम धाकड़, उसके पिताजी का मृत्यु भोज चल रहा था। इस तरीके से आपको याद रखना है, गंगाराम धाकड़ के घर पे मृत्यु भोज चल रहा था उसके पिताजी का। तो वहाँ सभी समाज के लोग, गंगाराम धाकड़ के वहाँ धाकड़ समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। तो उन धाकड़ समाज के सभी लोगों ने ऐसी बात करी थी कि यहाँ हमारे 84 प्रकार के कर हैं, तो इनको हम किस तरीके से कम करवा सकते हैं, ये कर हमसे दिए नहीं जा रहे हैं, या फिर ये इतनी बोझ हैं तो हम इस बोझ को कैसे कम किया जाए। तो वहाँ के उन सभी समाज के लोगों ने इकट्ठे करके 2 लोगों को सेलेक्ट किया कि ये 2 लोग जाएंगे और अपनी शिकायत को राजा तक पहुंचाएंगे। तो वो 2 लोग कौन थे आपको याद रखना है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। नानजी पटेल या नानक जी पटेल, नानक की पटेल, इस तरीके से आपको कुछ भी 2 नाम याद रखने हैं। एक तो है नानकी पटेल और एक ठाकरी पटेल। ये दोनों जो आदमी हैं वो शिकायत हेतु नियुक्त किए गए थे और राजा के पास भेज दिए गए कि ये हमारी जो भी अपनी सबकी मांगे हैं, कर हैं, उनको राजा तक पहुंचाएं किसी भी तरह से। अब ये जागीरदार की शिकायत के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जागीरदार जो है अशोक परमार का क्षेत्र है। यहाँ पे जागीरदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर कर वसूल रहा है। तो जागीरदार के खिलाफ ये लोग महाराणा फतेह सिंह के पास पहुँचे थे। महाराणा फतेह सिंह जो कि उदयपुर के मेवाड़ के राजा थे उस समय। ये भी आपको याद रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय महाराणा कौन थे, तो महाराणा फतेह सिंह थे। तो नानकी पटेल और ठाकरे पटेल उनके पास पहुंचे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इस तरीके से भी आपको जानकारी याद रखनी है। अब सिलसिले वाइज मैं आपको हर घटना बता देता हूँ कि उसके बाद क्या क्या रहा। कि उन्होंने 1897 की तो ये घटना आपको मैंने बता दी कि गंगाराम धाकड़ के घर पे इस तरीके से उसके पिताजी का मृत्यु भोज चल रहा था। उसमें सारे किसानों ने मिलकर 2 लोगों को चुन लिया, नियुक्त कर दिया, फिर उसको राजा के पास भेज दिया। अब आगे की घटनाएं जो हैं वो आप इसको इस तरीके से समझिए। 1903 की जो घटना है, उस घटना से आपको याद रखना है एक चमरी कर लगा दिया। अब चमरी का मतलब हम सबके दिमाग में आता है कि जब किसी के घर में विवाह होता है, कन्या का विवाह होता है, तो उससे संबंधित है चमरी कर,
कि ठाकुर जो था उस समय कृष्ण सिंह था वहाँ का, और उसकी कन्या के विवाह के चक्कर में किसानों के ऊपर या फिर वहाँ की जो जनता है उसके ऊपर 5 रुपए का जो है कर लगा दिया। अब 5 रुपए का कर, तो 5 रुपए का कर कौन सा है? चमरी कर है। दूसरा, किस उस समय ठाकुर कौन था? तो आपको याद रखना है ठाकुर कृष्ण सिंह। कौन था? ठाकुर कृष्ण सिंह। यानी चमरी का मतलब सी याद रखेंगे, और कृष्ण सिंह को कैसे याद रखेंगे? तो सी के ने कितना कर लगाया? 5 रुपए का। चमरी कर क्या चीज है? कन्या का विवाह के उपलक्ष्य में चमरी कर कब लगाया गया था? 1903 की घटना है। इस तरीके से आपको याद रखना है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए 1906 की घटना। 1906 की घटना तलवार बंदई कर है ये, और इसमें पृथ्वी सिंह ने ये उत्तराधिकारी शुल्क के रेस्पेक्ट में उत्तराधिकारी शुल्क के हिसाब से ये कर जनता को थोप दिया गया था, जिसमें 3 रुपए का कर था। ये कितने रुपए का था? 3 रुपए का। तलवार बंदई का 3 रुपए का था। तो इसमें भी आपको तलवार बंदई यानी कि टी से याद रखना है, इसका कैपिटल लेटर में याद रखेंगे तो टी, और पृथ्वी सिंह को पी से, यानी टीपी ने कितने कौन सा कर लगाया? आपको तलवार बंदई करके रेस्पेक्ट में याद रखना है। ये 3 रुपए का था, और चमरी कर 5 रुपए का था। साधु सीताराम दास के रूप में मैंने आपको प्रणेता के बारे में बताया था, ये बिजोलिया के थे। साथ में इनके ब्रह्मदेव कुमावत भी थे। 1916 की घटना आपको याद रखनी है। 1916 में साधु सीताराम दास इन्होंने किसान पंच बोर्ड का गठन किया था। कौन सा? किसान पंच बोर्ड। साधु सीताराम दास ने 1916 के अंदर इसका गठन किया था। उसके बाद साधु सीताराम दास के कहने पर ही 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला, नेतृत्व किया। ऐसा आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं हम 1917 की घटना, जिसके अंदर विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। जिस तरीके से साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड का गठन 1916 में किया, 1 साल बाद ही विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था, और इसका जो सरपंच बनाया गया उसका भी आपको नाम याद रखना है, मुन्ना पटेल। सरपंच किसको बनाया? मुन्ना पटेल को। क्योंकि साधु सीताराम दास के विजय सिंह पथिक जो है ये इसके नेतृत्व कर रहे थे, तो उनको पता है कि जब तक ये जो किसान आंदोलन है वो पूरा अगर देश के अंदर किसी मीडिया के माध्यम से, किसी भी मीडिया, या हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जब तक किसी पूरे देश में नहीं जाएगा तो हमारी बात जो है वो नहीं सुनी जाएगी। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हम क्यों नहीं इसका समाचार पत्रों के माध्यम से इसका पूरे देश के अंदर प्रचार प्रसार करें, और हमारी बातों को जनता तक और सब तरफ इसके बारे में पहुंचाएं। तो उन्होंने ऐसा सोचा, तो प्रताप नामक समाचार पत्र जो कि कानपुर से प्रकाशन हुआ करता था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, तो उसके अंदर उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। अब आगे देखते हैं 1917 के अंदर जो रूसी क्रांति का प्रभाव था, रूस के अंदर क्रांति हुई थी 1917, उस समय रूसी क्रांति का भी 1917 के अंदर इस बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर प्रभाव पड़ा था। उस समय ऐसा बताया गया था, तब राणा फतेह सिंह जी थे यहाँ पे, तो उनको एक ऐसा नारा दिया गया था, सुन राणा फतमाल रूस जार को पता न लगियो। ये इस तरीके से जो एक सेंटेंस है, क्योंकि रूस जार का भी पता नहीं लगा तो तू कहाँ का है, किस तरीके से है, मतलब उनको ऐसा टॉन्ट मारा गया था कि रूस जार का तो पता नहीं लगा, तो हम भी यहाँ की हमारी आवाज़ को बुलंद करके यहाँ की सारी मांगों को हम हमारे रूप में यहाँ के मनवा सकते हैं। तो ऐसा आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं 1919 की घटना। इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि 1919 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था अमृतसर के अंदर। इस अमृतसर के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, इसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का भी मुद्दा उठाया गया, और इस मुद्दे की जांच हेतु 2 तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आयोग बनाए गए। पहला बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग,
जो कि अप्रैल 1919 के अंदर आया था और ये मेवाड़ सरकार के अधीन था। इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा, रॉबर्ट हॉलैंड आयोग बनाया गया था, जो कि एजीसी था यहाँ पे। इसने जून 1922 के अंदर भारत सरकार के अधीन कार्यरत था। तो ये दो इस बिजोलिया किसान आंदोलन के रेस्पेक्ट में जांच करने हेतु ये आयोग बनाए गए थे। अब आगे हम देखते हैं 1927 की घटना है। 1927 जो ईस्वी के अंदर माणिक्यलाल वर्मा व विजय सिंह पथिक के बीच में विवाद हो गया। किसानों को खेती से दूर रख दिया या फिर उनको इस्तीफा देने की बात करी गई थी। और किसानों के इस्तीफे के बाद जमींदारों द्वारा जो इस्तीफे स्वीकार कर दिए थे और बाहर के किसानों को वो ज़मीन दे दी गई, जिसके ऊपर उन किसानों ने वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे विवाद हो गया था माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक के बीच में। 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से भी इस्तीफा दे देते हैं। इन्हीं माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह के पथिक के बीच में विवाद होता है। इस वजह से 1927 के अंदर, क्योंकि आपको बताया मैंने 1927 के अंदर 1916 के अंदर साधु सीताराम दास के कहने पर ही विजय सिंह पथिक ने 1916 के अंदर इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करना स्टार्ट किया था। तो लगभग इन्होंने 11 साल किसान आंदोलन का, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और 1927 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब आगे जो नेतृत्व करता रहे थे उसका नाम भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज। इन्होंने नेतृत्व किया था। 1941 के अंदर सर टी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से इस किसान आंदोलन का जो है वहाँ पे दबा दिया गया। ये या फिर हम उसको कह सकते हैं कि इन दोनों के प्रयास से ये आंदोलन समाप्त हो गया था। अब आपको याद रखना है भूमि के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन सी भूमि होती हैं और कर का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। दो बातें आपको पूछी जाती है। फिर लाग बाग क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये थोड़ा सा घटनाक्रम पूरा था, वो सारा का सारा आपको याद रखना है। 1903 की घटना, 1906 की घटना, 1916 की घटना, 17 की घटना, 1919 की घटना, 1927 की घटना, 1941 की घटना। आगे देखते हैं। एक होती है भूमि पीवल होती है और एक होती बारानी भूमि। पीवल का मतलब वहाँ पर कोई कुआं हो, जिससे कि उस कुएं से वो सारा क्षेत्र यानी खेत उससे सिंचित किया जाए, तो उसको बोलते हैं पीवल जमीन। एक होती बारानी जमीन, जहाँ पे कुआं नहीं होता है, वो बारिश का जब पानी आता है उससे वर्षा के पानी से ही सिंचित होने वाली भूमि बारानी भूमि कहलाती है। बाकी पीवल जहाँ कुआं होगा, कोई ट्यूबवेल होगी और उससे सिंचाई करते हुए ही आप खेती बाड़ी या फिर कोई भी फसल बो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पीवल जमीन। कर का निर्धारण दो तरीके से होता था, एक तो लाटा और एक होती है कूंता पद्धति। दो तरीके से। लाटा का मतलब क्या होता है? लाटा का मतलब फसल को काटने के बाद ढेर बनाकर उसको ऊपर कर लगाना कि ये इतना है दान, इसके ऊपर इतना कर लगेगा। जबकि कूंता का मतलब ऐसा कूंत कर देना, ऐसा मतलब ऐसा धारणा बना देना है कि ये इतना हो जाएगा, 1 मन 2 मन 5 मन 10 मन, जिस तरीके से भी ऐसा फसल उस समय कटी नहीं होती है, पूरा खेत को देखकर ही उसके हिसाब से ऐसे ही कूंत लिया जाता है, ऐसे ही मन में बता दिया जाता है कि ये इतना होगा। तो ये होता है आपका कूंता खड़ी फसल के ऊपर ही लगा दिया जाता है, जबकि लाटा जो है फसल कटने के बाद ये कर का निर्धारण किया जाता है। आगे देखते हैं जैसे कमण लाग। कमण लाग क्या होती है कि ठिकाने में कोई भी मरम्मत का कार्य करवाना है, उसके लिए जो लिया जाने वाला कर जो है वो कमण लाग कहलाती थी। खिचड़ी लाग क्या होती है? देखिए, सेना किसी भी गांव में अगर एक गांव से दूसरे गांव जा रही है या फिर आपको पता है कि इस रियासत से उस रियासत जाती है कोई किसी युद्ध के कारण या फिर और किसी तरीके से, तो वहाँ की जनता को उस जो सेना है उसका रख रखाव करना है, उसका खाने पीने की व्यवस्था करनी है, ये सारी की सारी जो व्यवस्था करनी है, इसको हम कहते थे खिचड़ी लाग। अब हम बताएंगे आपको पत्तल लाग। पत्तल लाग क्या है?
कि ठिकाने में किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे कोई भी जागीरदार है उस ठिकाने का, तो उसके पिताजी की मौत हो गई या उसकी माताजी की या रानी की या उसके और कोई संबंधी की तो मौत हो गई, तो उसके मौत के मृत्यु के बाद जो लिया जाने वाला कर है उसका कार्यक्रम कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर लिया जाने वाला कर पत्तल कर या पत्तल लाग कहलाता था। एक होता है चूड़ा लाग। चूड़ा लाग में इसमें इस तरीके से कि ठाकुर जो था जमींदार का, जागीरदार का जो ठाकुर है, उस ठाकुर की जो ठकुराइन है वो अपना चूड़ा बदलती है, वो साल दर साल बदलते हैं, तो वो चूड़ा बदलने वाला जो लाग लगाते हैं ठाकुरदार, वो कहलाता है चूड़ा लाग। अब हम इस बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ कि यह एक अहिंसात्मक सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। 1897 से लगाकर 1941 तक लगभग 44 साल तक इस किसान आंदोलन का प्रभाव रहा। मदन मोहन मालवीय, जिसको ML मालवीय साहब भी कहते हैं, मेवाड़ राणा फतेह सिंह से मिले थे इस किसान आंदोलन से संबंधित, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, महात्मा गांधी ने इसके अंदर क्या सहयोग दिया था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि महात्मा गांधी ने महादेव देसाई को इस बिजुलिया किसान आंदोलन की जांच हेतु भेजा था। क्वेश्चन आया हुआ है कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से सहयोग किया, तो महादेव, महात्मा से महा और महादेव, ये भी इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी ने महादेव देसाई को बिजुलिया किसान आंदोलन की जांच हेतु भेजा था। अब आगे के सारे आंदोलन पढ़ते हैं। अब छोटे छोटे आंदोलन हैं, उनसे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट याद रखेंगे। देखिए, बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 तक चला था। ये 4 साल तक ये वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। ये भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और यहाँ पर भी धाकड़ जाति के लोग निवास करते थे। इसकी शुरुआत मेनाल भीलवाड़ा के अंदर आता है, वहाँ से इस बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसका नेतृत्व करता रामनारायण चौधरी थे। 13 जुलाई 1923 की घटना है जिसमें मिस्टर ट्रेंच द्वारा चलाई गई गोलीबारी, इसके अंदर किसानों के ऊपर चलाई गई थी, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान जो कि शहीद हो गए थे। ये आपको याद रखना है। 13 जुलाई 1923, ये क्वेश्चन कितने ही एग्जाम में पूछा गया है कि रूपाजी कृपाजी कौन से किसान आंदोलन से संबंधित हैं, किसने गोलियां चलवाई थी, गोलियां कब चलवाई गई थी। 13 जुलाई 1923 बेंगू किसान आंदोलन, रूपाजी कृपाजी दोनों शहीद हो गए थे। मिस्टर ट्रेंच के द्वारा चलवाई गई थी किसानों के ऊपर। बोल्शेविक समझौता 1925 के अंदर हो गया था ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में, और रूस में हुए समझौते से इसकी तुलना की गई थी, इसलिए इसको बोल्शेविक समझौता कहा गया। राणा फतेह सिंह जी थे और उन्होंने इसकी जो है ये ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में इन्होंने मध्यस्थता करके बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दे दी थी। किसने दी? राणा फतेह सिंह ने दी थी। इसका जो अंत है, अंत के अंदर जो नेतृत्व करता थे, क्योंकि शुरुआत में रामनारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था, लेकिन अंत में नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक रहे थे। आगे देखते हैं हम बरड़ किसान आंदोलन 1921 से 1947 तक चला था। ये भी लंबा किसान आंदोलन माना जाता है। बूंदी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बरड़ क्षेत्र है, वहाँ इसका रहा था प्रभाव किसान आंदोलन का। इसमें गुर्जर जाति के किसान थे और खालसा भूमि के ऊपर रहा था, क्योंकि खालसा भूमि डायरेक्ट राजा के नेतृत्व में रहा करती थी, उसको हम लोग खालसा भूमि कहते हैं और उसके ऊपर कर लगाया जाता है, जिससे कि वहाँ के जनता, वहाँ की किसान जो है वो परेशान होते थे ज़्यादा कर लगाने की वजह से। इसमें जो नेतृत्व करता है उनका नाम आपको याद रखना है, नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा ने यहाँ पे इस बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पे स्थानीय नेता कौन था उसका आपको याद रखना है, स्वामी नित्यानंद। स्वामी नित्यानंद जो था वो यहाँ के स्थानीय नेतृत्व करता रहे थे बरड़ किसान आंदोलन के। यहाँ पे घटना कौन सी रही? डाबी हत्याकांड आपको याद है, और इस डाबी हत्याकांड जो कि संबंधित किससे हैं? बरड़ किसान आंदोलन से। बरड़ किसान आंदोलन से डाबी हत्याकांड संबंधित हैं, जो कि घटना 2 अप्रैल 1923 की है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बेंगू किसान आंदोलन, वो भी 1923 की है, लेकिन 13 जुलाई की है। कौन सी? 13 जुलाई 1923, जबकि 2 अप्रैल 1923 की घटना
डाबी हत्याकांड है। यहाँ पे झंडा गीत गा रहे थे नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। तब यहाँ के एसपी इकराम हुसैन के आदेश से की गई गोलीबारी, इसके अंदर ये दोनों नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर दोनों शहीद हो जाते हैं। इसको हम डाबी हत्याकांड कहते हैं। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत। 2 अप्रैल 1923 की घटना है। माणिकलाल वर्मा ने नानक जी भील पर अर्जी गीत लिखे थे, ये भी आपको याद रखना है। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील के ऊपर कौन से गीत लिखे? अर्जी गीत लिखे। और माणिक्यलाल वर्मा का खुद का गीत कौन सा है? पंछड़ा गीत। इस तरीके से भी आपको रिलेट करके याद रखना है। भरतपुर किसान आंदोलन की घटना 1932 की है। इसका जो नेतृत्व करता है मोजी लंबरदार। कौन है? मोजी लंबरदार। अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। देखिए, इसमें कारण क्या था? सुअर थे। सुअर जो ये आपको शहरी सुअर, जंगली सुअर दोनों के बारे में याद रखना है। सुअर इस तरीके से हैं कि वो फसलों को बर्बाद कर देते थे और सुअरों को मारने पर रोक थी, क्योंकि किसान वहाँ पे सुअरों को मार देते थे। लेकिन राजा जो था वो इसके फेवर में था कि सुअरों को नहीं मारे, और सुअर जो हैं वो किसानों की फसलों को खा जाते थे। तो एक तो था कारण सुअर, दूसरा था भूमि बंदोबस्त का। ब्राह्मणों और राजपूतों का इसके अंदर आरक्षण समाप्त कर दिया गया था भूमि बंदोबस्त पर। ये सब लोग इससे त्रस्त हैं, इस वजह से उन्होंने आंदोलन किया था। यहाँ पे भी खालसा भूमि थी और किसान जो थे यहाँ पे मेव जाति के और राजपूत जाति के सबसे ज़्यादा किसान इसके अंदर अलवर किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। और इसका केंद्र जो इन्होंने डिसाइड किया था, नीमराणा, मानसूर और थानागाजी, ये इन्होंने इनके केंद्र बनाए थे किसान आंदोलन के। यहाँ के नेतृत्वकर्ता वो गोविंद सिंह, माधो सिंह, 2 बंदे थे जिन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया था। जबकि महिलाओं में नेतृत्वकर्ता सीता देवी थी। ये भी क्वेश्चन में आ रखा है कि अलवर में महिला किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थी? कि सीता देवी। यहाँ की घटना आपको याद रखनी है। नीमूचना हत्याकांड रहा था। हर किसान आंदोलन में उस घटना के बारे में आपको याद रखना है। देखिए, वापस बता देता हूँ। बेंगू, उसके अंदर जो घटना रही थी वो रूपा जी कृपा जी से संबंधित थी, 1923 की 13 जुलाई की। दूसरा, जब बरड़ किसान आंदोलन बताया था मैंने, तो उसकी भी डाबी हत्याकांड रहा था 2 अप्रैल 1923 को, जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर की हत्या हो गई थी झंडा गीत गाते समय। तो इसी तरीके से आपको रिलेट करके याद रखना है। यहाँ पे घटना नीमूचना हत्याकांड रहा था और समय था 24 मई 1925। यहाँ पे किसानों का सम्मेलन चल रहा था। तब कमांडर छाजू सिंह, याद रखना है, छाजू सिंह के नेतृत्व में गोलीबारी कर दी गई थी किसानों के ऊपर, जिसमें कई सारे किसान शहीद हो गए थे। महात्मा गांधी ने इस घटना को दोहरी डायरशाही कहा था। क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में किसान आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा दोहरी डायरशाही किससे कहा गया? तो आपको याद रखना है नीमूचना हत्याकांड। इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण या खतरनाक बताया गया था, ये भी आपको याद रखना है। मेव आंदोलन 1932 में डॉक्टर मोहम्मद अली यासीन खान के नेतृत्व में किया गया था। तो इस तरीके से आज आपने पढ़ा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको आज इतना ही पढ़ ले में। आगे जो आने वाले जैसे शेखावटी किसान आंदोलन है और मारवाड़ के जो किसान आंदोलन है, जिसके अंदर बीकानेर किसान आंदोलन आएगा, ये दोनों जो हैं यानी कि शेखावटी और मारवाड़ का, ये हम आगे एक और छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, कहीं नोट कर दीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए इसको रिवाइज करते हुए। मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया मुझे वो लाइक शेयर के साथ करिए, कमेंट करिए इसके साथ, और कोई डाउट है तो। दूसरा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक बिना रुके पहुँचते रहें। मिलते हैं नए टॉपिक में। इसी का नया भाग आएगा, शेखावटी किसान आंदोलन, मारवाड़ के किसान आंदोलन। चलिए मिलते हैं। ओके, नमस्कार।